वेलकम बैक नवधा क्लास। तो यह है पेडागोजी ऑफ साइंस की सीरीज़। इसके अंदर हम यूनिट 4 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें है अप्रोचेज एंड इवैल्यूएशन इन टीचिंग। इसके अंदर हम अलग अलग टीचिंग मेथड पढ़ने वाले हैं जो फिजिकल साइंस को पढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच जो है वो साइंस पढ़ाने के लिए दो मेथड्स बैकबोन माने जाते हैं। पहले बात करते हैं इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं इंस्टेंस टू जनरल कंक्लूजन या फिर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी एग्जांपल्स के थ्रू एक बड़ा रूल बता देना, या फिर नोन टू अननोन, जिसका मतलब है पहले जो बच्चे को पता है उस चीज़ को उसके समझा के फिर जो नहीं पता एक डिफरेंट रूल जो हम समझाना चाहते हैं वहाँ तक हम उसको लेके जाएं। तो बेसिकली इसमें जो बच्चा है वो ऑब्जर्व कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, जजमेंट करता है और फिर एक फाइनल जो जनरलाइजेशन पे पहुंच रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर परसेप्शन भी है, रीजनिंग भी है कि वो जो बच्चा सोच रहा है, जजमेंट भी है कि वो एक फाइनल कंक्लूजन पे आ रहा है, और जनरलाइजेशन भी है। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं हम इस मेथड के थ्रू बता सकते हैं। जैसे पहला है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड ऑन लिटमस। हमने देखा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं, उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड ने भी वही करा और नाइट्रिक एसिड ने भी वही करा। तो इन तीनों पर्टिकुलर केस से हमने एक जनरल रूल बनाया कि जितने भी एसिड हैं वो क्या करते हैं, लिटमस पेपर को जो ब्लू लिटमस है उसको रेड कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे हमें पता लग गया जो एसिड है वो लिटमस को रेड करने वाला है। फिर सेकंड एग्जांपल आ रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशन जैसे कि एक चौक है हमारे पास, वो नीचे गिर गया, पेंसिल हाथ से छूटी वो भी नीचे गिर गई, कोल्ड ड्रिंक गिरी वो भी ज़मीन की तरफ गिर गई। इनसे हमें ये पता लगता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो अर्थ यानी कि धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। फिर हम आते हैं इस मेथड के मेरिट्स। इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहला जो है ये साइंटिफिक मेथड है, यानी कि साइंस के रूल्स के साथ ये बिल्कुल फिट बैठता है। और इससे क्या होता है, क्योंकि बच्चों को हम उनके एक नॉन चीज़ से एक नया एक फैक्ट समझाते हैं जिसको हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में बोलते हैं, तो इसके अंदर उनकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को एक चीज़ पता थी वो बताई, उस चीज़ को हम लेके गए एक नए रूल तक, तो इससे उस बच्चे की थिंकिंग बढ़ रही है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उसको इनिशिएटिव डेवलप हो रहा है कि वो कुछ कर सकता है। फिर सेकंड इसका एडवांटेज है मेंटल डेवलपमेंट, कि इससे बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग और रीजनिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। फिर आता है हमारा थर्ड एडवांटेज, दैट इज़ इफेक्टिव टीचिंग। ये इफेक्टिव टीचिंग मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा है वो अंडरस्टैंडिंग के अलग अलग लेवल्स तक जा रहा है और इन डिटेल जो है वो स्टडी कर रहा है। फिर आता है परमानेंट नॉलेज, क्योंकि बच्चे ने खुद इसको सोचा और एक कंक्लूजन तक पहुंचा, तो उसने अपने खुद के एफर्ट्स लगाए, इसलिए जो उसने नॉलेज गेन करी वो परमानेंट है, वो हमेशा के लिए उसके माइंड में रहेगी, तो इसलिए उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर आता है साइकोलॉजिकल मेथड। इसमें ना बच्चा एक्चुअली काफ़ी एक्टिव रहता है। इसमें जो बच्चा है वो लर्निंग बाय डूइंग है, यानी कि वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस है, नए नए पुराने एग्जाम्पल के जो नए रूल्स सीख रहे हैं, तो इसलिए साइकोलॉजिकल मेथड माना जाता है। फिर इसको नेचुरल मेथड भी बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, बच्चों को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी नेचुरल वे में जो है चीज़ें सिखाई जा रही है। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेज। अब हम इसके ना डीमेरिट्स पढ़ने वाले। डीमेरिट्स मतलब इसके कुछ थोड़े नुकसान भी है। नुकसान जैसे है कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है। जैसे टीचर पहले उसको नोन एग्जाम्पल समझाता है जो उसको पहले से पता है, फिर उन एग्जाम्पल को एक अननोन रूल तक लेके जाता है, एक नए प्रिंसिपल तक लेके जाता है, तो ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है और बच्चे को भी काफ़ी सोचना पड़ता है और टीचर का टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। इस टाइम में टीचर काफ़ी और टॉपिक्स कवर कर सकता है। दूसरा आता है पॉसिबिलिटीज़ और एमर्जिंग डिफ़िकल्टी। मतलब यहाँ पर हमने बच्चे को एक एग्जाम्पल बताया और उसको हम रूल तक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी स्पेसिफिक होती है और इसके लिए टीचर की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। और इन केस बच्चा अगर मिस गाइडेड हो गया और राइट डायरेक्शन में नहीं गया, तो जो है उसके माइंड में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए एक राइट डायरेक्शन देना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है काफ़ी लेंदी और बोरिंग है। ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये टायरिंग और डल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है टीचर को एक कंसेप्ट को समझाने में और बच्चे की थिंकिंग डेवलप करने में। बच्चे की थिंकिंग कैपेसिटी इतनी फास्ट नहीं होती है एट स्टार्टिंग एज। फिर आते हैं रॉन्ग कंक्लूजन। जैसे हमने पहले बात करी, यहाँ पर हम बच्चे को थिंकिंग करने में, सोचने में मजबूर कर रहे हैं, और अगर टीचर की गाइडेंस ना मिले और मे बी शायद वो एक गलत कंक्लूजन पे पहुँच जाए, कुछ गलत सीख जाए,
तो वो जो डायरेक्शन जो मिसलीड होगी ना, वो जो कंक्लूज़न पे एक जंप कर गया, वो उसके माइंड में बैठ जाता है, उसको फिर हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए रॉन्ग कंक्लूज़न आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं इसके अंदर। फिर आते हैं इनकम्प्लीट इन सेल्फ। इस मेथड को इनकम्प्लीट कहते हैं क्योंकि इस मेथड को, इंडक्टिव मेथड को कंप्लीट करने के डिडक्टिव मेथड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की। डिडक्टिव मेथड होता है जनरल टू पर्टिकुलर या फिर ऑर्डिनरी टू स्पेसिफिक। मतलब इसमें ये होता है कि जैसे हम जनरल से पर्टिकुलर जा रहे हैं, मतलब इसमें जो बच्चा दिमाग नहीं लगा रहा, बस डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। मतलब पहले उसको रूल बता दो और फिर उस रूल से एग्जाम्पल सॉल्व कर दो। जैसे हम मैथ्स में करते हैं, पहले टीचर फार्मूला बता देती है और फिर उस फार्मूला में न्यूमेरिकल्स पुट करके बच्चे को आंसर निकालना सिखा देती है। इसको बोलते हैं हम डिडक्टिव मेथड। अब जैसे हमारा यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि वाटर H2O है। इससे हमें कैसे कंफर्म करा हमने वाटर H2O है, क्योंकि जब हमने उसको इलेक्ट्रोलिसिस करी, यानी कि करंट की मदद से तोड़ा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले थे। तो इससे हमने कंफर्म कर दिया कि वाटर जो है वो H2O से बना है। फिर आ जाता है सेकंड, जो कूलिंग है इज कॉज बाय इवेपोरेशन, कि ठंडक किसके कारण आती है, जब कोई चीज़ इवेपोरेट होती है। अच्छा, इसको कंफर्म कैसे करा कि जैसे हम कपड़े सुखाने पाते हैं तो काफ़ी जब वो इवेपोरेट होता है पानी उनमें से, तो काफ़ी ठंडक क्रिएट होती है। तो हम इसमें उल्टा बता रहे हैं। इसके अंदर हम कपड़े को सुखाना पहले नहीं बता रहे, बाद में बता रहे हैं। यहाँ पर पहले हम क्या बता रहे हैं, प्रिंसिपल बता रहे हैं। अच्छा, इस मेथड के कुछ फ़ायदे भी हैं। काफ़ी शॉर्ट है, डायरेक्टली जो है बच्चे को प्रिंसिपल बताया और फिर एग्जाम्पल बताया, तो इसमें पैसे भी बच रहे हैं और टाइम भी बच रहा है। फिर आता है छोटे बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम खुद सोचने पे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं हुई होती। तो बच्चों को एक स्टोरी टेलिंग मेथड के थ्रू कोई चीज़ समझाना, वो डिडक्टिव मेथड के अंदर आता है। फिर आता है टीचर्स वर्क सिंप्लीफाई। टीचर का वर्क जो है काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि अब टीचर को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को बस रूल बताना है और उसको अप्लाई करना बताना है। तो मतलब एप्लीकेशन और कुछ एग्जांपल्स बता दिए जाएँ। फिर आता है स्पीड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा, अगर स्पेशली अगर आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंथी है तो वो बहुत जल्दी और एफिशिएंटली कवर होगा, एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव मेथड जो है स्लो और टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छे से मेमोरी काफ़ी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है बहुत सारी नई नई चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, जल्दी जल्दी सीख सकता है, क्योंकि टाइम कम लग रहा है। फिर आता है प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स के थ्रू कोई चीज़ समझना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब वो स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते हैं। फिर आते हैं लिमिटेशंस एंड डीमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। कि डिडक्टिव मेथड हमने पढ़ा बेस्ट है, क्योंकि ये टाइम कम लेता है, बट इसके भी कुछ नुकसान है। जैसे कि इसके अंदर क्रैमिंग थोड़ी ज़्यादा है। जो इंडक्टिव है उसके अंदर हमने सोचने में मजबूर करा था, बट इसके अंदर हम सोचने में मजबूर नहीं कर रहे, बच्चे को बस रटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक रूल है, ये इसका एग्जाम्पल है, आप क्रैम अप कर लो। तो इसके अंदर कोई परमानेंट लर्निंग नहीं हो रही। जब तक उसको याद है वो याद है, और जब फिर उसने वो कंसेप्ट भूल गया तो भूल गया, क्योंकि इसने उसके अंदर उसने दिमाग नहीं लगाया। फिर आता है नो सेल्फ एक्टिविटी। नो सेल्फ एक्टिविटी में क्या था, बच्चे ने कोई सेल्फ एफर्ट नहीं लगाया, इसमें रेडीमेड जो रूल्स हैं वो उसने अप्लाई कर दिए हैं। उस जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स थी, उसको फार्मूला दिया, उसने फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लिया। फार्मूला बना कैसे, क्यों बना, वो उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। फिर आता है ये अननेचुरल और अनसाइकोलॉजिकल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये एकदम नेचुरल जो प्रोसेस हमने पढ़ा था इंडक्टिव प्रोसेस, उसका एकदम रिवर्स है, इसलिए ये इसको अननेचुरल और अनसाइकोलॉजिकल कहते हैं। अच्छा, अगर कुछ डिस्कवर करना है तो उसके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे कि अगर आपने कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ नया रिसर्च करना है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये थिंकिंग प्रमोट नहीं करता। ये क्रैम लर्निंग या रोट लर्निंग, जिसको रट्टा मारना कहते हैं, उसको प्रमोट करता है। तो इसलिए क्योंकि ये रोट मेमोरी है को प्रमोट करता है, ये अनसाइंटिफिक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बस जो प्रिंसिपल गिवन है उसको याद करते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड नहीं माना जाता डिस्कवरी के लिए। अच्छा, अगर हम कुछ डिफरेंस करें इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के अंदर, तो जो इंडक्टिव मेथड है उसके अंदर हम काफ़ी एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, बच्चों को थिंकिंग में मजबूर करते हैं। लेकिन डिडक्टिव मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑलरेडी जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं बस उनको उनके एग्जाम्पल्स को हम याद करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इंडक्टिव मेथड को साइकोलॉजिकल और नेचुरल बोलते हैं, डिडक्टिव को अनसाइकोलॉजिकल और अननेचुरल या अनसाइंटिफिक मेथड बोलते हैं। फिर थर्ड आ जाता है इंडक्टिव मेथड के बारे में। इंडक्टिव मेथड जो है वो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उनका सिलेबस कम होता है।
और जो डिडक्टिव मेथड है, क्योंकि उसके अंदर सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हम इतना अडॉप्ट नहीं कर सकते। हम जो काफ़ी टाइम सेविंग वाला मेथड है डिडक्टिव मेथड, वो ग्रोन अप चिल्ड्रन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है फोर्थ, इंडक्टिव मेथड जो है वो अपवर्ड मूवमेंट की दिखाता है, मतलब पहले आपने डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स के थ्रू आपने रीडिंग करी। डिडक्टिव मेथड बहुत कंपेरेटिवली जो उल्टा है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं, रूट मेमोरी है कंपेरेटिवली। अगर इंडक्टिव मेथड की बात करें हम पॉइंट फिफ्थ के अंदर, इसके अंदर आप नई नॉलेज जो है वो डिपेंड करती है आपकी डिडक्शन के अंदर। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये हैंड इन हैंड चलते हैं, मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो सिक्स पॉइंट में जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव मेथड स्लो है, इसलिए इसको छोटे बच्चों के लिए प्रेफर किया जाता है, और डिडक्टिव मेथड कंपेरेटिवली क्विक और फास्ट है, इसलिए इनको बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि उनका सिलेबस ज़्यादा होता है, वहाँ यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 7, जिसके अंदर बोला है कि इंडक्टिव मेथड के अंदर हम नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। डिडक्टिव मेथड के अंदर हम नई चीज़ों को डिस्कवर नहीं करते, बस वही पुरानी एक्सप्लेनेशन होती है और प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हम याद करते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 8 कि इंडक्टिव मेथड जो है वो मटेरियल वैलिडिटी पे डिपेंड करता है और डिडक्टिव फॉर्मल वैलिडिटी पे डिपेंड करता है। मतलब इंडक्टिव मेथड के अंदर हम जो है खुद काफ़ी कुछ सोचते हैं, क्यूरियसिटी काफ़ी बढ़ती है, लेकिन डिडक्टिव में ऐसा नहीं होता। फिर आता है हमारा 9th पॉइंट कि जो इंडक्टिव मेथड है इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी और टाइम लगता है, और इसलिए इसको थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट भी कहते हैं। और डिडक्टिव मेथड जो है इसके अंदर एक एडवांटेज है, इसके अंदर टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो रहा है, स्टूडेंट का भी हो रहा है और टीचर का भी हो रहा है। तो अगर हम कंपैरिजन देखें कि देखो दोनों मेथड एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट है, और जैसे इंडक्टिव में क्या होता है, सिंपल से हम प्रोपाउंड होते हैं, डिडक्टिव में हम ट्रुथ एस्टैब्लिश करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो दोनों ही मेथड जो है दोनों ही सक्सेसफुल है, कोई एक सिंगल जो मेथड है हम अडॉप्ट करेंगे तो टीचिंग लर्निंग जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड हैंड इन हैंड जाते हैं। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहा था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बारे में। नेक्स्ट वाले के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में, और रेगुलरली आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इनमें से कोई ना कोई एक टीचिंग मेथड जो एग्जाम में आता है। थैंक यू।